फैक्चुअल तो ऑलमोस्ट नील हो गए, कंसेप्चुअल बहुत पूछते हैं कि क्यों, वाई के ऊपर जोर होता है, वाई, हाउ। अब जो व्हेन वाली चीज है ना वो है तो सही बट 10 to 15% ही रह गई है, ठीक है। अब जैसे एक मैं आपको पैटर्न बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है प्रीलिम्स में। फॉर एग्जांपल जो अभी तक हमने किया आज वाला, उसका एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ। क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आ रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। या 100% क्वेश्चंस ऐसे ही है, करेक्ट और इनकरेक्ट को स्टेटमेंट को फाइंड करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट स्लैश स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से या कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दी होंगी 1 2, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे। स्टेटमेंट नंबर 1, INC, okay, INC was created in 1885, ये हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन। सेकंड, INC was the result of safety valve theory, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ठीक है। अब ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब ये देगा ए, बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है ये कह रहा है। बी, बोथ आर करेक्ट, तो यही आंसर होगा, बोथ आर करेक्ट। सी में कह देगा 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट, और डी में कह देगा 1 इज इनकरेक्ट 2 इज करेक्ट। बस यही इतना सा काम आपने करना है। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बी आंसर इसका होएगा। 100 में से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब 2011 से पहले क्या होता था, मैच द फॉलोइंग, टेबल ए में दिए हुए हैं स्टेट्स, इंडिया की स्टेट्स, बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, और उसके सामने लिखे हैं नेशनल पार्क्स। बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, उसको मैच करना है, ठीक है। अब वो नीचे नीचे कोड्स दिए होते थे मैच करने के लिए, तो इस तरह के कुछ टाइम बहुत लगता था। 150 में से लोगों के 120 क्वेश्चन हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, 30 छूट जाते थे, इतना टफ होता था, 30 छूट ही जाते थे, क्योंकि मैच करना। अच्छा, कई लोगों का क्या होता था, जल्दी जल्दी, जो ज़्यादा जल्दी करते थे ना, उनके वो जैसे उन्होंने फर्स्ट का आंसर लिखा, फर्स्ट उनको आता है, फर्स्ट का उन्होंने आंसर सी लिख दिया, सेकंड उनको आता नहीं है, सेकंड छोड़ा, थर्ड उनको आता है, उसका आंसर डी है। अच्छा, कई बार वो थर्ड का आंसर इधर लगा देते थे डी 2 में। अब कई बार वो ध्यान नहीं देते थे, उनको जाके पता लगता था ये चीज़ का लास्ट में, अरे ये क्या कर दिया मैंने, फिर वो सारा मिटाते थे। कई बार टाइम हो जाता था, कईयों की सारी अटैम्प्ट वेस्ट हो जाती थी ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे, टाइम कम था। अब क्वेश्चन सही 100 हो गए, ये सही हो गया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है अब, तो अब सोचने का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। अभी जैसे जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अब तक हमने देखा कि कांग्रेस क्यों बनी, कांग्रेस कब बनी, कुछ मॉडरेट्स की बात कर लेते हैं। जब द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ही वाज फ्रॉम बंगाल। जिनके नाम के साथ बनर्जी वगैरह मिलेगा लिखा हुआ, वो बंगाली होते थे। एक बात बता दूं, बंगाली आजकल तो हमें नाम सुनने में कम मिलते हैं, लेकिन उस टाइम बंगाली डोमिनेटेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है।
उसका रीज़न ये भी था कि अंग्रेज़ों की पहले कैपिटल ही कैलकटा होती थी, सारा काम ही वो बंगाल से कर रहे थे, ऊपर नॉर्थ में वो बाद में आए हैं, इसलिए बंगाली ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे अंग्रेज़ों की रूल से, क्योंकि वो उन सेंटर पॉइंट ही वो था, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टेड थे। दूसरा रीज़न ये था कि पार्टीशन हुई थी बंगाल की, हिंदू मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया था। जो पार्टीशन थी वो इस तरह से की गई थी, आपको पता है कि जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड था उस टाइम पर, और वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड था। अब अंग्रेज़ों ने कहा बंगालीज जो हैं ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे रूल के अंदर, एक तो ये नेशनलिस्ट हैं, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग ये काफ़ी लिखते हैं और लोग भड़क जाते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं बंगाली, ठीक है। और इनको क्या किया जाए, इनको वीक करने के लिए बंगाली को, इनको हम 2 स्टेट्स क्रिएट कर देते हैं, जो मुस्लिम वाली है उसको अलग कर देते हैं और हिंदू वाली को अलग कर देते हैं। तो इन्होंने 1905 में 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ये हम आगे जाके करेंगे। बंगाल को पार्टीशन कर दिया 2 हिस्सों में, इसके भी ज़्यादा जाऊंगा नहीं, अभी मैं इतना ही बोलूँगा कि पार्टीशन कर दिया। और ये पार्टीशन करने से क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल किया इन्होंने, तो बाद में कुछ और, इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो वो चलो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं ये कह रहा था जो WC बनर्जी, एस एन बनर्जी, ये WC बनर्जी की बात पहले कर रहे थे, ये वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, 1885 में बने थे ये प्रेसिडेंट। 1886 आया तो इसमें दादा भाई नरौजी, दादा भाई NARAOJI, Narauji, he was the second president of INC, second president in 1886 में ये बने थे। INC का जो सेशन था, एनुअल सेशन, हर साल दिसंबर में हुआ करता था, आज भी दिसंबर में ही होता है एनुअल सेशन, ये भी याद रखो, जितने भी सेशंस हुए हैं कांग्रेस के दिसंबर में ही हुए हैं। अगर दिसंबर के अलावा कोई सेशन होता था उसको स्पेशल सेशन बोला जाता था, जैसे मार्च में कोई हो रहा है तो वो स्पेशली बुलाया जाता था। तो दादा भाई नरौजी जो थे, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नरौजी इकोनॉमी को जानते थे, पढ़े लिखे थे, इकोनॉमी को जानते थे, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये थ्योरी जो थी वो दादा भाई नरौजी ने ही दी है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अंग्रेज इंडिया में आए हैं और इंडिया जो है उसका पैसा जो है वो बहता जा रहा है टुवर्ड्स इंग्लैंड, यानी कि वी आर बिकमिंग पुअर एट द कॉस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि वी आर बिकमिंग पुअर एंड यूनाइटेड किंगडम इज बिकमिंग रिच। इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ जो है वो ड्रेन में जा रही है। ड्रेन हम किसको बोलते हैं, जो ड्रेन्स होती हैं गलियों में, जो नालियां वगैरह होती हैं, तो हमारा सारा का सारा जो वेल्थ है वो ड्रेन में जा रहा है। इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता तो अब वो पुअर बनता जा रहा है। ये थ्योरी दादा भाई नरौजी ने दी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी उस टाइम की, ये दादा भाई नरौजी ने ही लिखी, प्रीलिम्स में बहुत बड़ी पूछा जाता है। देखो पॉवर्टी तो ठीक है, लेकिन अन ब्रिटिश रूल क्या हुआ, मीन्स
ऐसा रूल जो कि इंडिया के लिए बुरा है, तभी अन लगा साथ में, अन ब्रिटिश। ठीक है, तो इसके बाद और भी मॉडरेट लीडर्स आते चले गए। हम देख लेते हैं, जैसे फिरोज शाह मेहता, एस.एन. सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड अदर्स। बाद में इसमें जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, बाद में जाके वो मोतीलाल नेहरू, ये लोग भी, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लेते हैं, जी.के. गोखले, ये भी सीनियर लीडर थे, मॉडरेट थे। ये भी एस.एन. बनर्जी भी मॉडरेट थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ही वॉज ऑल्सो मॉडरेट, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, फाउंडर लीडर ऑफ कांग्रेस। ये सारे फाउंडर लीडर्स हैं जिनकी मैंने बात की। फाउंडर लीडर्स मीन जिन्होंने कांग्रेस बनाई है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, ये सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, और ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानता था। उन्होंने पॉलिटिक्स गोखले से ही सीखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोखले। ठीक है, तो ये कुछ सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, जिनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। अब सवाल एक और पैदा होता है, इसके बाद मैं लिखवाऊंगा पूरा। सवाल ये पैदा होता है कि मॉडरेट्स नाम क्यों पड़ा? नाम जो है वो मॉडरेट्स क्यों पड़ा, कोई और क्यों नहीं पड़ा? तो आपके पास कोई आंसर है? आज हमने ये टॉपिक खत्म कर देना है। ठीक है, 10 मिनट का हम दो हुए ना, 3 बजे तक खत्म कर देना। मॉडरेट्स नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा बिकॉज जो मॉडरेट लीडर्स थे वो मॉडरेशन से चलते थे। मॉडरेशन क्या होती है? ना ज्यादा ना कम, उसको बोलते हैं मॉडरेशन। ठीक है, मॉडरेशन मीन्स एक्सट्रीम पे नहीं जाना, नॉर्मल अपना नॉर्मल लाइफ जीनी, मॉडरेशन में लाइफ जीनी। अब ये डिमांड जो करते थे, अंग्रेजों से अपनी जो डिमांड्स रखते थे उनके सामने, वो 3 P's उनको हम बोलते हैं, 3 P's ऑफ मॉडरेट्स। नंबर 1, फर्स्ट P वाज प्रेयर, प्रेयर, फर्स्ट P। सेकेंड P वाज पेटिशन, P-E-T-I-T-I-O-N, P-E-T-I-T-I-O-N, पेटिशन। एंड थर्ड P इज प्रोटेस्ट। अब अंग्रेजों के सामने सपोज कोई डिमांड रखनी है, सपोज ये कह रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू को कम कर दो, साल्ट टैक्स को कम कर दो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को आप अपना कम कर दो। सपोज ये 3 डिमांड्स हैं, तो पहले तो ये प्रेयर करेंगे जी, उनको उनके सामने, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल के सामने जाएंगे और प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि माई बाप, हम आपके सामने आए हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं, रिटर्न में भी देंगे एप्लीकेशन कि प्लीज़ कंसीडर। आप देखोगे एप्लीकेशन जो हमारे देश में लिखी जाती है ना आज भी, मे आई, ऐसे कुछ, वो मॉडरेट्स की ही बेसिकली, वो अंग्रेज भी वैसी एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन मॉडरेट्स की भी एक प्रेयर पेटिशन वाली स्टाइल है। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, है ना, योर्स फेथफुली, ये तभी से चला आ रहा है, 3 P's से ही आया ये। तो ये पहले तो प्रेयर करते थे, प्लीज ये हमें ग्रांट जो है, ये डिमांड हमारी पूरी कर दो। उसके बाद ये पेटिशन देते थे। पेटिशन मीन्स, पेटिशन क्या होता है? एप्लीकेशन, कि ये मेरी आपसे, कहते हैं ना सरकारी दफ्तर में ज़्यादातर बोलते हैं, सर अर्ज ये है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो तीसरा है प्रोटेस्ट। अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाते थे उनके,
तो फिर वो जाके प्रोटेस्ट करते थे, जो कि ये जो प्रोटेस्ट था ये भी माइल्ड होता था, ये नहीं कि पूरा सड़क ब्लॉक कर देंगे, वो रोड ब्लॉक नहीं करते थे, वो माइल्ड प्रोटेस्ट करते थे, नाराज हो जाते थे ऐसे। ये इनके 3 मेथड्स थे डिमांड्स पूरी करने के। इनका अगर हम एज प्रोफाइल देखें, एज प्रोफाइल, तो ये काफी ओल्ड थे। मोस्ट ऑफ देम वर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल से ज़्यादा थे। और जब 60 ईयर्स से ज़्यादा इंसान की एज होती है तो वो ज़्यादा मॉडरेशन में ही जीता है, वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता है, वो यही सब कर सकता है और कुछ ज़्यादा नहीं वो कर सकता। मीन्स वो ज़्यादा नहीं करेगा कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, हंगर स्ट्राइक कर दूंगा, या इतना नहीं करता है। मीन्स वो थोड़ा मॉडरेशन में रहता है। तो एक तो इनकी एज प्रोफाइल ऐसी थी कि ये 3 P's में विश्वास रखते थे, मॉडरेट्स। इनका नाम स्टार्टिंग में मॉडरेट्स नहीं था, इनका लीडरशिप स्टाइल देखकर लोगों ने इनका नाम मॉडरेट्स डाल दिया कि ये मॉडरेट्स है। ठीक है, तो पीरियड मैंने बता दिया 1885 से 1895 तक या 1900 तक इनका पीरियड माना जाता है। कुछ लोग इसको 1905 तक भी कहते हैं कि 1885 से 1905 तक का जो पीरियड है वो मॉडरेट्स का है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग कहा। ठीक है, बाय एंड लार्ज ये 10 to 15 ईयर्स। बिकॉज 1895 के बाद एक नया ग्रुप सामने आया जो कि एज प्रोफाइल जिसकी यंग थी। इसके लीडर्स थे लाल बाल पाल, शॉर्ट फॉर्म है, नाम इनके अलग अलग थे। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, ये पंजाब से थे। और जलियांवाला बाग के बाद जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको, सॉरी जलियांवाला बाग के बाद नहीं, ये साइमन कमीशन जब आई थी तो उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसके बाद इनको लाठियों से मारा गया। साउंडर्स ने, एक एसपी था पुलिस का, उसने लाठियों से मारा और इनकी लाठी खाकर डेथ हो गई। फिर भगत सिंह ने इनकी वो साउंडर्स किलिंग करके तो इसने बदला लिया। तो ये थे लाला लाजपत राय। ये बाल जो है ये है बिपिन चंद्र पाल, BIPEN, बिपिन चंद्र पाल। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। बाल जो है ये बाल गंगाधर तिलक, बाल जो है ये बाल गंगाधर तिलक, ये सबसे स्ट्रांग था। तिलक वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ये महाराष्ट्र से थे। और पाल जो है ये है बिपिन चंद्र पाल। लाल हो गया लाला लाजपत राय, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तो 3 हो गए हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ये लीडर्स 3 P's में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे। ये कहते थे कि हम इंडिपेंडेंस लेंगे अंग्रेजों से बाय फोर्स, जबरदस्ती लेंगे, छीन के लेंगे, आज़ादी छीन के लेंगे। और एक बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री के मैंने बताई थी कि इंडिया हमेशा से ही डोमिनियन स्टेटस डिमांड करता रहा, कि जैसा ऑस्ट्रेलिया कनाडा का स्टेटस है वैसा ही स्टेटस इंडिया को भी मिल जाए, हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे, लेकिन हमें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप परेशान नहीं करो, वो हम अपनी खुद संभालेंगे। जो बिग बिग पॉलिसीज हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं, वो आप हमें दे दो, हम वी डोंट माइंड, बट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में प्लीज़ आप इंटरफेयर ना करो, वो हम अपनी इंडियंस ही चलाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में आप लोग ब्रिटेन जो जैसे चला रहा है, वो था डोमिनियन स्टेटस। लेकिन हमेशा से हम यही मांगते रहे, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने 1905 में ही कहा
कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप भारत ही छोड़ दो, ये एक्सट्रीमिस्ट ने कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड थी, कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर ज़्यादातर उन डिमांड्स को कंसीडर करते हैं फ्रीडम की जो कांग्रेस पार्टी की डिमांड्स फॉर्मली आती थी। फॉर्मल, कांग्रेस पार्टी लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में वो डिमांड्स को प्रेजेंट करती थी अंग्रेज़ों को। फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने रखी थी 1929 में, दिसंबर के मंथ में, और 26 जनवरी 1930 जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और रावी नदी के किनारे उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था और ये कहा था कि आज से लेकर हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की है, डोमिनियन स्टेटस की नहीं है। कौन सी डेट मैंने बोली? 26 जनवरी 1930। अब ये मैंने दूसरी एक डेट लिखाई, दिसंबर 1929। ये क्यों लिखाई? ये नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे मैं ये शपथ लूंगा जब नया साल होगा 1930 में। तो उसने ली 26 जनवरी 1930 को ये शपथ ली कि हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड है आज से लेकर। और आपको पता है जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और जब हमारे जवाहरलाल नेहरू, यही जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1930 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारा संविधान जो था 1949 26 नवंबर को रेडी था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था, जो कि बी आर अम्बेडकर ने बाय एंड लार्ज बनाया था, वो रेडी था। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि हम इस संविधान को आज नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इसको 26 जनवरी 1950, जो कि 2 महीने के बाद आया, तब स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी ही वो डेट थी जब 1930 में मैंने ये शपथ ली थी रावी नदी के किनारे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगी, और आज हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। और इसलिए हम ये